हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। साल 2025 की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे या जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, ईश्वर उनके जीवन को खुशियों से भर दे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, उनके सब दुख दर्द दूर हो जाएं और 2025 उनके जीवन का सर्वोत्तम साल साबित हो। आपका स्वागत है आओ बहन बातें करें के इस एपिसोड में, जहां मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए बैठ गई हूं। तो जी, न्यू ईयर का शुभारंभ करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चन एक्चुअली पिछले में आया था, लेकिन ये छूट गया था क्योंकि अपने आप में बड़ा है। जो मैंने हस्बैंड वाला एक आपके साथ शेयर किया था ना, ये वो वाले में से है कि नमस्ते सुनीता जी, मेरी शादी को 14 ईयर्स होने वाले हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सीए हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड मुझसे 6 साल बड़े हैं। घर में सब उनको, इनफैक्ट मेरे परिवार वाले भी उनको आइडियल मानते हैं समझदारी और सुलझेपन में। प्रॉब्लम ये है कि वो मुझसे भी हर बात में बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं और ये चीज़ मेरा कॉन्फिडेंस कम कर रही है। अब तो हालात ये हो चुके हैं कि ऑनलाइन ग्रॉसरी शॉपिंग या कुछ भी ऑर्डर करना हो तो भी डर लगता है कि उनका कोई ना कोई सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा टीचर स्टूडेंट की फीलिंग आती है। हमारी लड़ाई भी हो जाती है इस चक्कर में और मैं इतनी उदास हो जाती हूँ ये सोचकर कि शायद मैं कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ। दिस इम्पैक्ट्स माई बिहेवियर टुवर्ड्स माई किड्स एज वेल, प्लीज़ एडवाइस। तो देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली में मतलब मैंने बताया लास्ट टाइम रहना था लेकिन छूट गया। अब इसमें देखो, एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 साल का गैप है और आपके हस्बैंड एक समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अगर सब लोग मान रहे हैं तो सब गलत नहीं हो सकते। कोई एक आध या कुछ परसेंट मान रहे होते और कुछ परसेंट कहते कि बेकार है, तो समझ में आता। अब आपको इरिटेशन क्या हो रही है कि वो आपको हर चीज़ में टोक रहे हैं। इस एग्जाम्पल से आप अपने आप की कंडीशन को समझने की कोशिश करो कि जब हमारा बच्चा चलना सीखता है, हम उसको स्टार्टिंग में हर स्टेप पे देखते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए। लेकिन जब कुछ सालों बाद हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो अब चलना सीख गया, तब क्या हम उसको चलते टाइम टोकते हैं या देखते हैं उसकी तरफ कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है या सही से चल पाएगा नहीं चल पाएगा? क्यों? क्योंकि अब हमें उस पर विश्वास हो गया। सेम चीज़, आपके हस्बैंड अभी तक आपको एडवाइस देते हैं या टोकते हैं, वो तभी तक है जब तक आप अपनी समझदारी उनके सामने प्रूव नहीं कर रहे। तो हर काम में उनको इन्वॉल्व करने की बजाय जो आपको लगता है कि ये ठीक है, उस काम को आप कर दो। जब 2 3 4 काम आप बिल्कुल ठीक कर लोगे, उसमें अगर वो कुछ एडवाइस देते हैं कि इसकी जगह पे तुम्हें ये करना चाहिए था, पॉजिटिवली लो उस चीज़ को। नेक्स्ट टाइम अपनी उस कमी को सुधार के उसको भी अप्लाई करो और उसके बाद और अच्छे से काम करो। हर चीज़ में आप उनकी राय मत लो। और अगर आपके काम करने के बाद वो गलती निकालते हैं, देन जस्ट एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अगर कुछ हुई है और वो बात जेन्युइन है कि हाँ ये तुम सही कह रहे हो या ये आप सही कह रहे हो और मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था नेक्स्ट टाइम, चलो ये एक नई चीज़ मैंने सीख ली, इसको ऐसे ग्रेसफुली लो। तो जितने आपके पास, कहना चाहिए, एक वो संपत्ति है। अगर आपके पास एक समझदार और सुलझा हुआ हस्बैंड है तो ये आपकी संपत्ति हुई एक तरीके से। तो वो आपको कह कह के, टोक टोक के, आपकी कमियां बता बता के आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाह रहे हैं। एक्चुअल में वो चाहते हैं कि आप हर चीज़ अच्छे से करना सीख जाओ, अगर अभी तक कुछ नहीं आता। तो अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छे ढंग से कामों को कर पाते हो, तो उनकी जो एडवाइस है उसको अदरवाइज मत लो। जितना लगे कि हाँ ये चीज़ सुधार में यूज़ कर सकती हूँ उतना कर लो। बाकी जो आप कर रहे हो अपने हिसाब से परफेक्टली करो। कोई कमी रह भी जाती है, जस्ट से सॉरी। और कोई कमी रहने के बाद वो सजेशन देते हैं, उसको अगली बार इम्प्लीमेंट कर दो। तो धीरे धीरे ये होगा कि उनको भी समझ में आ जाएगा कि काफ़ी हद तक ये कर लेती है कामों को, बस थोड़ा बहुत सहारे की ज़रूरत है, तो ये चीज़ कम होगी। इस चीज़ को लेके लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत डिसीजन आपका जाएगा, कोई इरिटेशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप एज्यूम करके चलो। अगर आपको ये अजीब लग रहा है और आप लड़ रहे हो, एक ऐसा हस्बैंड एज्यूम करके देखो जो कोई डिसीजन ढंग से ना ले पाता हो, हर काम में गलतियां करता हो। आप पत्नी होते के नाते उनकी बातें सुन भी लेंगे, उनको अप्लाई भी कर लेंगे। लेकिन अगर पति ऐसा ना समझ मिल जाए आपको, तो उसको हैंडल करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप ग्रेटफुल रहो भगवान की कि आपको एक समझदार पति मिला है। उनकी टोका टाकी को ऐसे मत लो कि आपको गुस्सा आए।
आप उसको पॉजिटिव वे में लो और अपना काम उनको अच्छे से करके दिखाओ। कुछ काम उन्हें बिना बताए, उन्हें बिना इंक्लूड करे। जब वो देखेंगे कि आप अकेले भी काफ़ी अच्छा कुछ करके दिखा पा रही हैं, तो धीरे धीरे उनका बताना टोकना अपने आप कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाय मैम, मेरी 2 बेटियां हैं एंड मैं अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरे घर का सारा खर्चा मेरे देवर करते हैं, इंक्लूडिंग मेरा एंड मेरे बच्चों का भी। देवर मैरिड हैं। मुझे अपने पर्सनल चीज़ों के लिए भी देवर से रुपये मांगने पड़ते हैं। मैंने कई बार अपने हस्बैंड से बोला वो मुझे रुपए दे, बट वो नहीं देते। बोलते कि सब जॉइंट में हैं तो तुम्हें रुपए मांगने में क्या प्रॉब्लम है। मैं हर चीज़ के लिए उनसे रुपए नहीं ले सकती, बट जब भी मैं अपने पति से इस बारे में बात करती हूँ हम लोगों में लड़ाई हो जाती है। देवरानी टॉन्ट देती है, इनडायरेक्टली बातों का बोलती है। हस्बैंड ना तो साथ ले जाते हैं ना ही मुझे रुपए देते हैं। मैं जॉब भी नहीं कर सकती। मेरी छोटी बेटी 2 मंथ की है अभी। प्लीज़ मैम, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आप क्या करो, सिंपली आप खर्चा जो है वो आपके हस्बैंड ठीक कर रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में है, वो भी अपनी शायद कमाई वहीं पर दे रहे होंगे, तो वो अलग से आपको नहीं दे रहे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पैसे अपने देवर से नहीं लेने हैं। जो आपके घर में सास ससुर हैं उनसे लो। देवर से भी वो लेके आपको देंगे, लेकिन आप उनके हाथ से लो। क्योंकि अगर आप अपनी देवरानी की तरफ से भी सोचो ना, तो भले हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, कुछ भी रह रहे हैं, लेकिन जब हमारे पैसों से दूसरे को खर्चा जाता है ना, तो कहीं ना कहीं अजीब सी सिचुएशन हो ही जाती है। ना चाहते हुए भी बुरा सा लगता है। मतलब हम ये नहीं देख रहे कि वो बंदी साथ में रह रही है, काम कर रही है, परिवार का हिस्सा है। वो बहुओं में बहुत देर में आती है एक दूसरे के लिए वो भावना कि फाइनली हम एक फैमिली के मेंबर हैं, तो अगर उसका भी खर्चा होना है, उसके पति भी कमा के ही देते हैं, तो अल्टीमेटली देंगे। लेकिन ऑब्वियसली हर खर्चे के लिए देवर से पैसे मांगना नहीं ठीक लगता। तो आप अपनी सास से लो, अपने ससुर से या सास से बात करो कि आप लोग देवर जी से पैसे लो और मुझे एक बार में दे दिया करो महीने के, ताकि मुझे बार बार ना मांगना पड़े। और मुझे ये चीज़ मतलब थोड़ी सी बॉदर कर रही है ना। यही आप अपने हस्बैंड से कह सकते हो कि मुझे मांगने में दिक्कत है। ठीक है, मैं मान रही हूँ जॉइंट फैमिली है, लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप आओ जब भी, तो महीने भर में एक बार में ही मुझे 4,000, 5,000, 10,000 जो भी आपके कहना चाहिए परिवार की कमाई के हिसाब से आपके लिए निकल सकते हैं पैसे, कि आप मुझे एक बार दे जाया करो, ताकि मुझे हर बार जितनी बार खर्च करने हो उतनी बार ना मांगना पड़े। तो आप इतनी सी बात आप रखो और हो सकता है कि वो मान जाएं। और अगर इसमें नहीं मानते तो सिंपली फिर उनका इंटेंशन ही नहीं है और आपको जलील कर करके ही पैसे देने का उनका इंटेंशन है। फिर चाहे वो आपके पति हों चाहे वो हो, क्योंकि अगर किसी को पैसे देने ही हैं खर्चे के लिए, तो वो फिर चिरक चिरक एक एक 2 बार में देगा, या फिर बार बार ना दे के एक ही बार में महीने के दे दे, वो ज़्यादा सही है। मान लीजिए आपको कुछ खाने का मन है 20 रुपये, तो आप 20 रुपये मांगने थोड़ी जाओगी। इसी तरीके से उन्हें समझाओ कि मान लो मैं बाहर गई हूँ या मुझे घर पे ही कोई ठेले वाला आ गया, कोई सामान लेना है, तो मैं 20-20, 50-50 रुपये थोड़ी मांगूंगी। तो आपको मुझे देने हैं, आप 2,000 दो, 4,000 दो, 5,000 दो, लेकिन आप महीने में एक बार मुझे दे दो। फिर मैं उसे खर्च करती रहूंगी, आपकी भी प्रॉब्लम खत्म, मेरी भी प्रॉब्लम खत्म। और जब वो एक बार देगी तो देवरानी को भी एक ही बार देखने में लगेगा कि हाँ इतने दे दिए, बात खत्म। ठीक, बाकी ये ऑब्वियस सी बात है, बुरा लगता है। आपकी आपकी भी गलती नहीं मैं दे रही, आपकी देवरानी की भी गलती नहीं दे रही। तो इसमें आपको यही करना है कि 2-2 का बात कर लो कि महीने में एक बार मुझे पैसे दे दिया करो। थर्ड क्वेश्चन है, मैम मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा एक बेटा है 5 इयर्स का, मेरी शादी को 8 इयर्स हो गए हैं। मेरे हस्बैंड वैसे तो ठीक हैं, बट वो मेरे इन लॉज से बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं। यहाँ हम लोगों की लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन भी वो अपने इन लॉज एंड सिबलिंग्स के एडवाइस से लेते हैं। मैं हैदराबाद में रहती हूँ, इन लॉज यूपी में रहते हैं, बट वो मेरी पूरी तरह कंट्रोल करके हुए हैं। आई थिंक लाइफ लिखना चाह रही होंगी। पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, मेरे से कभी अच्छे बिहेव नहीं किया, बट हस्बैंड को दिखाने के लिए बहुत अच्छे से बात करेंगे। जैसे ही हस्बैंड नहीं होंगे मुझे ताने मारते हैं। उनका थॉट हंसी बहू का कम खाना और घर बच्चा संभालना है। उनका थॉट है कि बहू का काम खाना और घर बच्चा संभालना है। बाकी फैमिली में उनका इंटरप्ट करने का हक नहीं है। मतलब बहू को काम करने का उनका हक है, फैमिली मैटर्स में बोलने का नहीं है। ऐसी उनके परिवार की सोच है। मैं टेंशन में पढ़ाई भी नहीं कर पाती हूँ। कभी तो हस्बैंड बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बट जैसे इन लॉज और ननद नंदोई उनको समझा देते हैं वो मुझसे रूड हो जाते हैं। बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मुझे टेंशन की वजह से बहुत बीमारियाँ भी हो गई हैं। मैंने DLED किया है, CTET क्वालिफाई किया है, बट इन लोगों की वजह से मेरा करियर ही स्पॉइल हो गया। प्लीज़ मैम
गाइड मी। देखो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। आपकी जब भी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो और आपको पता है कि वो लड़ाई सिर्फ उनके वहाँ से जो वो फीडबैक लेके आ रहे हैं उसकी वजह से हो रही है, आपको पता है कि वहाँ से फीडबैक लेके आएंगे और लड़ाई होगी, वो रूड होंगे, पहली चीज़ आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। दूसरी चीज़, जब वो ओवर होने लगे रूडनेस, आप बहुत कामली उनसे एक क्वेश्चन आप रखो कि अजी आपने कभी नोटिस किया कि हमारी लड़ाई हमेशा तभी क्यों होती है जब आप उधर से होके आते हो। जस्ट एक क्वेश्चन ड्रॉप करो एंड जिप। आपको कुछ नहीं बोलना, ना उनकी बुराई करनी है, ना कुछ करना है। आपको सिंपली अपने हस्बैंड से बहुत ही पोलाइट वे में क्वेश्चन ये पूछ के और छोड़ देना है। उसका जवाब सुनने के लिए भी मत रुको कि हाँ बताओ ऐसा होता है नहीं होता है। आप बस सिंपल उनके दिमाग में एक डाल दो कि आपने कभी नोटिस किया कि हमारी वैसे झगड़े नहीं होते, लेकिन जब आप वहाँ से आते हो हमेशा झगड़े होते हैं, मतलब ये कोइंसिडेंस है या कुछ और है, बस। और रही बात आपकी, जब आपने डीएलएड किया हुआ है, सुपर टेट किया हुआ है, ठीक है, सी टेट निकाला हुआ है, नौकरी जब भी आएगी आप भरना उसका फॉर्म। अब आपके लिए कुछ नहीं है करने के लिए, उसमें दोनों पेपर आपने निकाल लिया, वैकेंसी आने का इंतज़ार कर रहे हो आप, तो ठीक है, लेट इट बी। बाकी आप अलग रहते हो, इन्फ्लुएंस में वो रहते हैं या फिर उनसे सलाह करके करते हैं। जब तक आपके अगेंस्ट कोई बात नहीं जा रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी यही सोचता है कि परिवार उसके साथ रहे, उसके अच्छे बुरे डिसीजंस में वो सलाह मशवरा करता ही है, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर वो सलाह मशवरा कहीं ना कहीं आपके पति को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर आपके बीच में जो झगड़े हो रहे हैं वो बहुत लेवल अप हो रहा है उनका, तब आपको परेशान होने की ज़रूरत है। इस पे आप रिएक्ट करना छोड़ दो तो मेरे हिसाब से झगड़े होना बंद हो जाएंगे। कर रहे हैं सलाह करने दो। अब इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में क्या है, मान लीजिए आप चल रही हैं पूरब जाना है, उनके घर वालों ने कह दिया पश्चिम जाना है, वो पश्चिम चले गए, एट द एंड आप देखो कि रिजल्ट सही आया या गलत आया। तो अगर आपके ससुराल वाले जो सलाह दे रहे हैं उससे आपके हस्बैंड का भला हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, तो इट इज़ ओके, छोड़ दो। हर चीज़ में अपनी हमें आगे रखने में जो बात होती है कि हमारी ही चले हमारी चले, उसमें सिर पे प्रेशर भी बहुत रहता है। अगर वो बंदा खुद डिसीजन ले रहा है, अपने घर वालों की मदद से ले रहा है और चीज़ें ठीक जा रही हैं तो लेने दो। आप अपने बच्चे पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। रही बात इसकी कि वो उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो परिवार होता है। और जब तक चीज़ें सही चलती रहती हैं या फिर जब तक कोई बड़ा धोखा नहीं मिल जाता तब तक इसमें बदलाव नहीं आता। तो मतलब छोड़ दो उस चीज़ को, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमारे घर के मुद्दों में वो पार्ट ले रहे हैं। और जितना मैं बताऊँ आपको, यकीन करो, जितना आप रिएक्शन देना कम कर दोगी, वो आ रहे हैं वहाँ से, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आप थोड़ी सी ना प्री माइंडसेट आपका हो जाता होगा, आप ऑब्जर्व करके देखना कि वहाँ से आ रहे हैं ना, आपका भी मूड उखड़ा हुआ रहता होगा कि अब ये वहाँ से आए हैं और लड़ेंगे। अब आपको पता है कि अगर वो आए हैं और रूड होंगे तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि भाई थोड़ा कम बोलना है, साइड टू साइड बात रखनी है, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पे सेट होके आए हुए होंगे। ठीक, तो जब वो देखेंगे कि आप तो नॉर्मल हो, हंसी खुशी का माहौल है, घर में एक पॉजिटिविटी है, तो वो वहाँ से आएंगे भी ना निगेटिविटी लेके, तो वो डिजॉल्व हो जाएगी। ट्राई करके देखो। वो आ रहे हैं भरे हुए तो आप खाली रहो ताकि वो रायता ना फैले घर में और आपका परिवार सुख शांति से चलता रहे। फिर भी लड़ाई होती है तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन पूछना कि आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हमारे बीच में झगड़ा होता है तभी क्यों होता है जब आप वहाँ से होके आते हो, बस। उसके बाद नॉर्मल रहो। एक क्वेश्चन अगला आया है कि मैम हस्बैंड वैल्यू नहीं करते। इसका मैंने आंसर पिछले वाले क्वेश्चन वाले वीडियो में दिया है बहुत डिटेल में, केवल यही चीज़ें ली थी कि हस्बैंड वैल्यू नहीं करते तो क्या करो कि वो हस्बैंड आपके वैल्यू करने लगे। उन सबको आप फॉलो करना। इसके बाद आता है, हेलो मैम, मेरे भाई भाभी की शादी को अभी 27 साल हो गए हैं। जब उनके शादी के बाद 4-5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो इन्होंने किसी से 2 साल की बेबी गर्ल अडॉप्ट कर ली। बाद में पता चला वो बेबी दिमाग से कमज़ोर थी, पूरा दिन परेशान करती थी। अब वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते और इलाज भी नहीं करवा सकते क्योंकि मजबूरी है, कारण स्कूल में भी एडजस्ट नहीं कर पाई, इसलिए अनपढ़ रह गई। जितना हो सकता था पूरी कोशिश की, ज़िद्दी बहुत थी और लाडली भी, जैसे खुश रह सके वैसे रखते। 10-12 साल बाद उनके पहले बेटा फिर दूसरा बेटा भी हो गया। अब वो बेटी शादी लायक हो चुकी है, घर का काम भी थोड़ा बहुत कर लेती है, थोड़ा बहुत खाना भी बना लेती है, सब कुछ ठीक है। टीवी की शौकीन है, इसलिए सब काम शौक से करती है क्योंकि टीवी चाहिए। अगर मैंने मना करे बहुत गुस्सा हो जाती है। अब भाभी
और भाई एक तो बहुत गरीब है, दूसरा कोई हेल्प भी नहीं करता, और इस बेटी के लिए लड़का कैसे ढूंढे, और कहीं शादी के बाद उसका बिहेवियर के कारण कोई परेशानी ना हो जाए, कहीं लड़की छोड़ ना दे, इसी डर में बेटी की शादी करें या ना करें। प्लीज़ आप कुछ बताएं, बहुत परेशान है वो लोग प्लीज़। तो देखो, इस पूरे किस्से में मेरी सलाह ये है कि उस लड़की की शादी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो इस वीडियो में, यहाँ चैनल पे पढ़ी लिखी समझदार नौकरीशुदा लड़कियों का पागल बना दिया जाता है। कितनी बार वो नहीं हैंडल कर पा रही लाइफ को ढंग से। मैं तो यही कहूँगी कि लाइफ यही है, अगर सब जगह एक ही चीज़ है तो लाइफ यही है। अगर वो नहीं कर पा रही तो एक पहले से चैलेंज्ड लड़की जाएगी, और अगर कोई किसी लालच में या किसी भी रीज़न से सामने से आके कोई रिश्ता आता है कि ठीक है, हमें आप पता है आपकी बेटी के बारे में, फिर भी हम करना चाह रहे हैं, तो ही आप इस चीज़ में जाओ। वरना मैं सलाह नहीं दूंगी कि ऐसी बच्ची की आप शादी करो। जो उसकी किस्मत में लिखा होगा ठीक है, आप जब तक हो, मतलब आपके भाई भाभी जो हैं जब तक हैं, करें जो हो सके उसके लिए, फ्यूचर में बचा के जाएं। बाकी वो जैसे जीवन यापन यहाँ कर लेगी वो उससे बेटर ही होगा जो ससुराल में करेगी। ससुराल उसके लिए तब अच्छी जगह है जब उसका पति इस तरीके का कोई उसकी किस्मत से मिल जाए जो उसको ऐसे ही संभाल ले जैसे यहाँ पर आपके भाई भाभी संभालते हैं। अब उन्हें चिंता ये होगी कि हमारे बाद क्या होगा, लेकिन शादी उसका हल नहीं है। उसकी किस्मत ऑलरेडी इतनी मुश्किल लिखी गई है, तो मैं सलाह नहीं दूंगी ऐसी बच्ची की शादी आप करें। आगे से सामने से कोई खुद ही रिश्ता आता है तो बेशक कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी लड़के के चक्कर में पड़ोगे कि मैं ढूंढूं रिश्ता और फिर करूं, तो वो नहीं हो पाएगा, और आगे जाके स्थितियां बिगड़ेंगी। पता लगा अभी आप उसको संभाल रहे हो, कल को वो प्रेग्नेंट हो गई या उसका बच्चा हुआ और फिर छोड़ दिया, तो दो जिम्मेदारियां हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है इस चीज़ के लिए। अब ये एक वर्किंग मॉम की तरफ से है, दीदी आपके वीडियो मुझे बहुत हेल्प करते हैं और मैं भी रूटीन फॉलो करके घर ऑफिस सबके काम करती हूँ, लेकिन वीकेंड में कभी मूवी देखने बैठ जाती हूँ तो मेरा उस समय का काम करने में आलस आ जाता है। मैं टीवी डेली नहीं देखती, मोस्टली रात में विद फैमिली ऑन सैटरडे और संडे। रात के काम छूट जाते हैं, रात को नींद पूरा नहीं होता तो लेट उठकर फिर रात वाले काम भी करने होते हैं, प्लीज़ हेल्प। एक और क्वेश्चन है, उठने का टाइम कैसे डिसाइड करें? कभी तो हम देर उठ के भी सारे काम कर लेते हैं, थोड़ा हड़बड़ी रहता है बट हो जाता है। आपके रिप्लाई का मैं वेट करूंगी, थैंक यू। तो इस सिचुएशन में इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू स्पेंड सम टाइम ऑन वीकेंड्स विद फैमिली और विदाउट एनी डिसिप्लिन, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे, वीकेंड पे भी आप डिसिप्लिन में रिजिडली बंधे रहोगे तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, और फिर पता लगा आगे कि वीक डेज में भी आप काम नहीं कर पाए। तो अपने आप को एक फील देने के लिए कि फाइनली एक ब्रेक है हफ्ते के बीच का, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, रात का काम छूट रहा है वो है प्रॉब्लम, तो कोशिश करो कि जब टीवी देखने बैठो, समझ रहे हो, सैटरडे को जब टीवी देखने बैठो उस दिन डिनर थोड़ा जल्दी बना लो। इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो कि आज वीकेंड है तो कुछ फैंसी बनाएंगे। मन है फैंसी, संडे में बना लो, या मुझे तो लगता ही नहीं संडे में फैंसी क्यों बनाना है, ऑलरेडी क्लीनिंग वगैरह का काम इतना ज़्यादा होता है। कई बार कमेंट्स भी आते हैं कि आप क्या संडे में भी खा लेते हैं दाल चावल। अरे संडे का किसी ने नाम लिख दिया कि संडे को स्पेशली खाना है? वीकडेज पड़े हैं, पूरे 6 दिन पड़े हैं, जिस दिन सफाई का काम कम है या कुछ और काम कम है, या एटलीस्ट आपको पता है कि भाई ये 6 दिन मुझे फुल ऑन काम करना है, उस दिन कुछ स्पेशल बना लो। जो सादे खाने में टाइम लगता है उससे आधा घंटा मान लीजिए फालतू लगा दिया आपने, उस दिन लॉन्ड्री मत करो, कुछ करो। तो मैं संडे को, मैं पहले कोशिश करती थी कि खाना भी अच्छा संडे को बन जाए, मेहमान भी संडे को ही आ रहे हैं, सफाइयाँ भी संडे को ही हो रही हैं, फिर रेस्ट भी नहीं करने को मिल रहा, फिर मंडे में उल्टा और थके हुए जा रहे हैं, तो ये चीज़ काम नहीं करती। तो आपको क्या चाहिए कि उस दिन खाना सैटरडे को थोड़ा जल्दी बना लो, तो जब टीवी के आगे बैठो तो उससे पहले ही अपना खाना किचन विचन का समेट समाट के जब बैठो, या फिर अगर कुछ ऐसा देख रहे हो जिसमें ब्रेक आते हैं, ब्रेक में छोटी मोटी सफाइयाँ अपनी रात की निपटाते रहो। बर्तन वगैरह जो हैं कुल मिला के उतने छोड़ो कि बस हमारी खाई पी प्लेटें बच जाएं। अगर आप टीवी के साथ खाना खा रहे हो तो आपके परिवार में जो लोग हैं 4-5 जने, उनकी खाई पी प्लेटें बच जाएं। जो कुकिंग वाले बर्तन है ना वो धो के रख दो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब टीवी देखना गलत नहीं है, वीकेंड पे फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी होता है, ये एक ज़रूरी चीज़ है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे।
लेकिन उसमें बैठने से पहले, इससे पहले कि आपका शरीर ऑफ हो जाए कि भाई नहीं अब नहीं हो रहा काम, उससे पहले आप बैठने से पहले ही मोटा मोटा काम समेट के जब बैठो, नहीं धोने बर्तन, 3-4 प्लेटें छोड़ दो एक दिन के लिए। वैसे तो मतलब मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वो कॉकरोच वाला और सिंक गंदी, मैं रात को 1 बजे भी निपटूंगी तो मैं बर्तन धो के सोती हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा तो लेट इट बी, नहीं हो रहा, सुबह उठ के कर लिया। अब क्या होता है कि सुबह ही आप कह रहे हो उठने का टाइम कैसे डिसाइड करें, मत करो डिसाइड। आप 6 दिन बिल्कुल फिक्स टाइम पे उठ रहे हो, संडे में आप लेट उठ भी रहे हो, इट इज़ ओके। जो मैंने आपको बताया, अगर आप मतलब आपको देर तक सोने का शौक है और फिर भी आप संडे में भी नहीं सो पा रहे ना, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो अपने को मेंटली फ्रेश और चार्ज रखने के लिए जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होगा, अगर आप संडे वाले दिन सारे काम एक साथ करने की कोशिश करोगे और देर से भी उठोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको करना ये है, या तो लॉन्ड्री, एक फैंसी खाना, ये 2-3 काम ऐसे हैं जो आप और वीकडेज में स्विच कर दो, ताकि देर से भी सो के उठो, संडे में काम भी एवरेज रहे, आपका काम भी हो जाएगा, आपको एक वीकेंड वाली फील भी आएगी, तो सॉर्टेड रहोगे। प्रेशर मत लो कि हाय हुआ नहीं या ये टाइम हमने ख़राब कर दिया, नहीं। वीक में एक दिन तो बनता है कि हम उसमें थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन से अलग लेजी मूव ले लें। कोई मूवी देखनी है, रेस्ट करना है, कहीं जाना है, अपना कुछ ट्रीटमेंट ब्यूटी का करना है, वेले ऐसे ही घूमना है, कुछ भी, तो वो रखना चाहिए ज़रूर। मतलब पर्पजली टाइम थोड़ा सा वेस्ट करने के लिए भी रखना चाहिए, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेशन फिर बढ़ बढ़ के ऐसी होगी कि आप काम करने के दिनों में भी काम नहीं कर पाओगे। और ये मेरा सीक्रेट है जो मैं कर पाती हूँ काम, जो आप देख रहे हो, क्योंकि जब मेरे को लगता है कि हाँ अब हो गया और ये टाइम मेरा बचा हुआ है वेस्ट करने वाला, मैं उसको जम के वेस्ट करती हूँ, तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है। वो खच्चरों वाली फीलिंग नहीं आती कि कर क्या रहे हैं, लगातार लगातार काम ही करते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो वो चीज़ आपको नहीं आएगी। तो आप जैसे चल रहे हो बिल्कुल सही चलते रहो, बस काम को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ओवर बर्डन नहीं होगा संडे में। अब आया है जी अगला, मैम मेरी मम्मी पापा की एज हो गई है, वो मेरे भाई भाभी के साथ रहते हैं, वो लोग उनको पसंद नहीं करते, ना ही अपने साथ रखना चाहते हैं, पर बोले नहीं है, उनके बिहेव से पता चल जाता है। ना ही मम्मी पापा के पास कमी है पैसों की, ना ही भाई के पास। मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है। तो जब तक वो बोल नहीं रहे, मेरी सलाह ये है आपको, आप प्री एज्यूम ना करें। हर घर की यही कहानी है, लेकिन जिसका फर्ज है रखने का, जो रखने के लिए सामाजिक रूप से अधिकृत है, बेटा बहू, उनके पास रहने दो। अगर वो किसी दिन मुंह चढ़ के ही कह देते हैं, तो जैसा आप कह रहे हो पैसे की कोई कमी नहीं है, तो लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। इमोशनली आपके पेरेंट्स को चाहिए थोड़े से स्ट्रांग रहें, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ हो सकती है। ऐसा ना हो कि जिस दिन वो बेटा बहू मना करें अपने साथ रखने को, अपने साथ क्या रखना है, बच्चों को माँ बाप रखते हैं अपने साथ, वो थोड़ी रख रहे हैं उन्हें। और दूसरी बात पैसे भी हैं, तो फिर वो क्यों रख रहे हैं, आपके माँ बाप ने आपके भाई भाभी को रखा हुआ है, तो अगर वो कहते हैं उन्हें रहने में प्रॉब्लम है या हम छोड़ के जा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहें कि हाँ ऐसा हो सकता है, और उस टाइम जो उनकी सेविंग है वो काम आएगी। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बीइंग अ डॉटर, आप प्री एज्यूम्ड ना करो चीज़ों को, और ना ही उनके बीच में ज़्यादा घुसो जब तक विजिबली वर्बली कोई चीज़ ना हो। अब है ये जी, दी मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मेरी ससुराल में ननंद रहती है, उसका डिवोर्स हो चुका है, अब वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है और वो घूमने भी जाती है, स्कूल की तरफ से शॉपिंग पे भी जाती है, अपनी जान पहचान वालियों के साथ अपनी मर्जी के कपड़े पहनती है, घर में उसे कोई मना नहीं करता, ना रोकता टोकता, अपनी सैलरी अपने शौक मौज पर ही खर्च करती है, और उसकी बेटी का पढ़ाई का सारा खर्चा घर में से होता है। अब दिक्कत ये है कि जब मैंने अपने हस्बैंड से बोला शॉपिंग या कहीं जाने को, तो पैसे नहीं हैं बोलते हैं, आप कुछ बताओ हेल्प होगी, मेरी कुछ हेल्प होगी, मुझे क्या करना चाहिए। अब देखो इसमें आपकी डॉटर इन लॉ, आपकी जो सिस्टर इन लॉ है वो क्या कर रही हैं, इट्स, वैसे तो आपका बिजनेस है, लेकिन ससुराल वालों की नज़र से देखें तो भाभी को कोई हक नहीं होता। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि नंद थी, उसमें भी डिवोर्स ही थी और घर पे रह रही थी, तो काम वाम करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जब कोई बात होती थी घर में तो वो चढ़ चढ़ के लड़ने के लिए आती थी। और जब उन्होंने पूछा कि आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रह रही, अलग रह रही हो, तो दो टूक जवाब था कि
तुम इस घर की नहीं हो, या तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, तुम फैमिली मेम्बर नहीं हो, और काम करने के लिए सारी थी। उन्हें भी मैंने यही बोला था कि भाई जब आपको बोले तो फिर आप बोल दो कि भाई मैं तो फैमिली मेम्बर हुई नहीं, तो आप अपनी फैमिली के मेम्बर्स पे चिल्लाओ, मुझ पे मत चिल्लाओ। अब आपके कंडीशन में भी क्या है कि वो पहन रही हैं, ओढ़ रही हैं, खर्च कर रही हैं। खर्च करने का आपके साथ दिक्कत ये है, आपको आपके हस्बैंड पैसे नहीं दे रहे, वो तो आपको मांगते रहने पड़ेंगे कि पैसे नहीं हैं, ये कह के आप मेरे ही खर्चों में सारी कटौती करेंगे या बाकी खर्चों में भी होगी। और नहीं है तो कब तक नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के बिना खर्च करे मैं कब तक रहूँगी। तो वो या तो टाइम लिमिट दो कि भाई 2 महीने की, 2 साल की, कितने साल की दिक्कत है, थोड़ा एडजस्ट कर ले, वो हमें करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे वो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा है। ठीक है, अब देखो डिवोर्सी जो हो जाता है बंदा, कोई राजी खुशी में तो डिवोर्स होता नहीं है ना, तो वो अपनी लाइफ में थोड़ी सी परेशान है, इसलिए माँ बाप जो हैं वो बीइंग अ माँ बाप उन्हें कुछ कहते नहीं होंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है दूसरी, कि वो अपनी मर्जी का खाती पहनती हैं, ओढ़ती हैं, उन्हें कोई मना नहीं करता। यहाँ आप अपनी चला सकते हो कि उन्हें मना नहीं करता, आपका मन है जो पहनने का आप पहनो। आपको कोई टोके तो आपके पास एग्जाम्पल है कि भाई वो भी तो पहन रही हैं, अगर उसमें इज्जत नहीं घट रही तो यहाँ भी नहीं घट रही। थोड़ा सा आपको लेकिन वो है कि जी अच्छी बहू का ताज छोड़ना पड़ेगा, संस्कारी बहू का। अगर आपका इतना मन है उनके जैसे कपड़े पहनने का या बाहर जाने का, तो आप वो चीज़ कर सकती हो, और आपको वो मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपनी बेटी को मना नहीं कर पा रहे। और रही बात पैसे की, तो वो आपको आपके हस्बैंड से जब तक बात करते रहना पड़ेगा जब तक कि कोई सॉलिड जवाब वो नहीं दे देते कि कब तक नहीं देना है, कब तक हाथ संभलेगा, या किन चीज़ों के लिए आपका हाथ संभला हुआ है, किन चीज़ों के लिए नहीं, ज़रा डिफाइन कर दो। और बिना पैसे के मैं अपना जीवन कैसे जीऊँगी ये बता दो, कि खाली रोटी रसोई और ये सबसे पूरा तो होता नहीं, मेरे भी कुछ अपने खर्चे होते होंगे। अगर मेरा पति कमा रहा है तो मेरा हक बनता है एक लाइफस्टाइल मेंटेन में करके रखूं, या तो आप कमाई ना रहे होते तब बात थी। तो इस तरीके से जब आप दो टूक बात अपनी रखोगे तो वो पैसे देंगे। शायद थोड़ी कलेशबाजी हो जाए घर में आपके और अपने हस्बैंड के बीच में, लेकिन आपको अपनी भाषा विनम्र रखनी है, पोलाइट वे में बात करनी है, पिन पॉइंटेड बात करनी है, तो कलेश के चांसेस कम होंगे और हल निकलने के ज़्यादा होंगे। अब आज का आखिरी सवाल है पेरेंटिंग से रिलेटेड। मेरा बस एक सवाल है, मेरा बेटा 2nd क्लास में है, वह पढ़ना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, और जब भी बोलो तब कहेगा करूँगा, पढ़ूंगा पढ़ूंगा। मेरी एक छोटी बेटी है 2 साल की, मैं हाउस वाइफ हूँ, प्यार से समझाया, मारा पीटा, डाटा, टीवी देखना बंद कर दिया, मोबाइल देखना बंद कर दिया, फिर भी नहीं मानता, क्या करूँ? प्लीज़ प्लीज़ आप बताइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो देखो आपका बेटा 2nd क्लास में है, ऑलरेडी वो फ़ोन टीवी वीवी सब देख रहा है। ठीक है, फ़ोन और टीवी ना आपको तब तक देखने देना चाहिए था जब तक बच्चा उसको ऑपरेट करना नहीं सीख जाता। जिस दिन उसे समझ में आने लगता है कि ये बटन दबाने से ये होता है, वो वीडियो चलाने से ये चलता है, तब आपके हाथ से ना ऑलमोस्ट बात निकल चुकी होती है। फिर जब आप उससे छीनोगे तो उसे लगेगा बुरा। अब आप खुद सोच के देखो, किताबें और दूसरी तरफ फ़ोन में चलते हुए एनिमेशन, कौन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? तो उसका मन जो किताबों में लगता, वो चीज़ पहले ही वहाँ खर्च हो गई। समझ रहे हो? तो एक दिक्कत तो ये हो गई। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो डांटना मारना वो चीज़ नहीं काम करेगी, क्योंकि अब आप कर चुके, तो वो तो नहीं काम कर रही। अगर उससे होता होता तो आपका क्वेश्चन यहाँ नहीं आता। ठीक है, तो अब जब वो कहता है ना पढ़ूंगा पढ़ूंगा, आप उसे कहो मत कि पढ़ने बैठ, आप उसे लेके बैठो, उसका बस्ता लो, किताब कॉपी पेंसिल रबड़ सब लेके बैठो उसके पास, और फिर उसे भी लेके बैठो कि चलो मेरे साथ और आप काम करो। आप सारा काम छोड़ के उसके सिर पे बैठेंगी, अब वो तब पढ़ेगा। और ये आपको करना पड़ेगा कम से कम 5-6 महीने स्ट्रिक्टली। आपको 1 घंटा 1.25 घंटा, भाई दूसरी क्लास में है, काफ़ी कोर्स उसका हो गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा निश्चिंत रहो, क्योंकि इतनी भी बड़ी क्लास नहीं है। लेकिन हाँ, कोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है इन क्लासेस में कि मैं मान रही हूँ रियल स्ट्रगल है, और उसमें अगर बच्चा अपनी तरफ से नहीं करना चाह रहा तो माँ को उसको याद कराना सारी चीज़ें बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है।
पर अब जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, उसको छोड़ो। अब आपको यही करना है कि उससे सिर्फ बोलना नहीं है, उसको लेके बैठना है। जब आपकी 2 साल वाली वो बिटिया जो है वो सो जाएगी उस टाइम पे बिल्कुल मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन आपको अपने बच्चे पे अब रखनी पड़ेगी। 1 घंटे से 1.5 घंटे आप उसको लेके बैठो। सामने राइटिंग भी कर रहा है ना, तो अपने सामने एक एक वर्ड उसको बोलते जाओ और वो लिखता जाएगा। उसकी कंसंट्रेशन इस टाइम पे ऐसे है, आप मान के चलो। अब आपको उसे धीरे 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 करके ऐसे करके लानी है वहाँ पर, और बहुत लंबा टाइम इस चीज़ में आपको लगने वाला है, लेकिन करते रहोगे तो हो जाएगा। और टीवी उसको तब दो कि जब ये काम हो जाएगा बेटा, फिर आपको इनाम में आपका फेवरेट शो देखने को मिलेगा। जब टाइम खत्म हो जाए टीवी का, जो भी आपने उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा रखा है, देन जस्ट स्विच ऑफ। जाके उससे मत बोलो बंद करो बंद करो, फोन है पैटर्न लगाओ। थोड़े दिन रोएगा, तंग करेगा, परेशान करेगा, खाना नहीं खाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ें उसकी कम करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये मेंटल एनर्जी को, दिमाग के जो सीखने की क्षमता होती है ना, उसको निगेटिवली ख़त्म करती हैं। ये मतलब बेकार कर देती हैं दिमाग को। और ये जो शॉर्ट्स चल रहे हैं ये सब, मैं अपनी बेटियों का भी इतना चिल्लाती रहती हूँ, क्योंकि अभी ने थोड़ा सा जब भी फ्री टाइम मिलता है ना, तो ये गेम्स के शॉर्ट्स वगैरह देखने लगी हैं। तो लगातार मेरा ऑर्केस्ट्रा चालू रहता है कि मतलब मत करो, ये मत देखो, ये दिमाग को कमज़ोर करता है। तो आपको लगातार करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके हाथ से बात निकल जाएगी। अभी 2nd क्लास है, आपसे मेहनत करोगे वो 3rd 4th 5th तक आते आते कर लेगा कवर। इतनी टेंशन मत लो, लेकिन हाँ अभी आप काम शुरू कर दो उसके ऊपर कि उससे सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी। उसको गोदी में लेके बैठो, मतलब प्यार से नहीं बैठ रहा है कि चल मेरे साथ बैठ, गोदी में लेके बैठो उसे आराम से, लेकिन कर, तू मेरी गोदी में बैठ के ही कर, लेकिन कर, उसको अच्छा लगेगा। अनडिवाइडेड अटेंशन मिलेगी ना। आपके 2 साल की जो बिटिया है, आप उस पर ध्यान दे रही होंगी, वो भी उसको आप समझ रही होंगी। अगर नहीं समझ रही है तो मैं बताऊं कि वो भी उसको अंदर अंदर फील हो रहा होगा कि मेरी माँ पहले मेरी थी, अब 2 की हो गई है। हम अक्सर बड़े बच्चे को ये जज नहीं कर पाते कि वो कैसा फील कर रहा है, वो चीज़ भी एक उस पर इफेक्ट डाल रही होगी। तो आप जब उसको गोदी में लेके बैठोगे ना करने कराने काम, तो करेगा, धीरे धीरे आ जाएगा लाइन पे, इतना परेशान मत हो। तो ये था जी आज का वीडियो, जिसमें पेरेंटिंग, जॉब, घर परिवार, सास ससुर ननंद सबसे रिलेटेड बातें हुई। नए साल की शुरुआत में कोशिश यही रहेगी कि सभी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रैक्टिकल सुझाव दे पाऊँ, ताकि सबकी लाइफ शांति से बीते, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझसे जुड़ी हुई हर महिला अपने बेस्ट वर्जन को प्राप्त करे। इस साल जो रेजोल्यूशन आपको लेने हैं खुद को चेंज करने के लिए, जिससे आपकी लाइफ बेटर हो, आपको समाज में, आपके सर्कल में सम्मान मिले, और आप एक बिल्कुल अलग पर्सन बन के निकलो 2025 के एंड तक, जिसकी हर तरफ तारीफ होती हो। ऐसे रेजोल्यूशन जो इजी टू अचीव हों और आपकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, वो मैंने शेयर किए हैं अपने ब्लॉगिंग चैनल पे, लिव लाइफ इजी पे। वो यहाँ इसलिए नहीं शेयर किए क्योंकि यहाँ पर अभी इतने लोग नहीं जुड़े हैं, वहाँ पर बहुत लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा ये था कि वो वीडियो ऐसी है, मैं चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँचे। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो इसके पिंड कमेंट में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, उसको ज़रूर देखना। साथ में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।